एनसीईआरटी है ना, वाजपेयी काल में आपको ये काम मिला कि आप एनसीईआरटी की किताबों को देखें, लिखें। एक किताब जी। और जगमोहन सिंह राजपूत थे उस वक्त। जी। आपने कौन सी किताब लिखी थी तब? मैंने मध्यकाल की पुस्तक लिखी थी 11वीं क्लास के लिए। 11वीं क्लास की। बहुत, मुझे अभी भी याद है, मैं छोटा था लेकिन इतना विवाद था और लेख लिखे जाते रहे। बाद में जगमोहन सिंह राजपूत ने रिटायरमेंट के बाद भी बहुत लेख लिखे हैं। मैं उन अखबारों में पढ़ता था। मुझे पता नहीं था एक दिन मुझे मौका मिलेगा आपसे मिलने का। कौन सी चीज़ें थी जिन्हें आपने कोशिश की कि इन्हें इंक्लूड किया जाए, ये होनी चाहिए, और क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो आपको तब लगे कि इन्हें एक्सक्लूड किया जाना चाहिए? इंक्लूड मैंने जो किया जी, वो एक तो जैसे दिल्ली सल्तनत के समय जो मंदिरों पर प्रहार हुए, जैसे फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, तो ऐसे उदाहरण मैंने दिए थे। हम ये सोचते हैं कि केवल मंदिरों की बात थी मध्यकाल में। मंदिरों की बात तो थी, लेकिन वो एक केवल वही बात नहीं थी। जो किसानों का शोषण हुआ मध्यकाल में, उसको विद्यार्थियों के सामने लाना ज़रूरी था। प्राचीन भारत में ये रूल था कि जो शासक है, जो राजा है, वो किसानों से उनका जो पैदावार है उसका 1/6 हिस्सा लेगा। जैसे मधुमक्खी जी, फूल से शहद निकालती है लेकिन फूल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, वैसे नहीं। बिल्कुल। लेकिन मध्यकाल में जो भूमि कर था, इट वाज पैदावार का 50% और उसके अतिरिक्त चराई और घराई और इतने और टैक्सेस। अब मध्यकाल में भारत में विदेशी यात्री बहुत आने लगे क्योंकि न्यू रूट ऑफ इंडिया आ गया था। जी 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 जी। तो इतने एग्जाम्पल्स हैं, जो फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं वो कहते हैं कि इतना कर और कोई रहम नहीं दिखा रहे। तो किसान अपने कुटियों के आसपास बैम्बू के पेड़ लगा देते हैं ताकि कोई उन पर आक्रमण ना करे। और वो बताते हैं कि कितने कितने इलाके वीरान हो गए क्योंकि किसान जंगलों में जाकर पलायन करने छुप लगे। गए, अच्छा, क्योंकि वो कर दे नहीं सकते थे। ठीक है। और अगर वो पकड़े जाएं तो उनको बंदी बनाकर बेचा जाता था बाजारों में। सही। सो दिस इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ आवर पास्ट, ये बच्चों को बताना ज़रूरी है कि भाई किसानों ने कितना संघर्ष किया। बिल्कुल। अब देखिए आज तो किसानों पे कर ही नहीं है, ठीक है ना? नहीं, संघर्ष तो आज भी कर रहे हैं। नहीं, वो अलग बात हाँ। है, ठीक है ना? सो दीज डायमेंशंस, जी। देन जो इतनी आय मिलती थी लोगों को, तो उनका कितने लोगों में बांटी जाती थी। किसानों से तो आपने गांव से सब कुछ ले लिया, सही। लेकिन शहर ने गांव को क्या दिया? हाँ, बदले में कुछ नहीं दिया। बिल्कुल। और जो सारा इकट्ठा होता था वो 1600 लोगों में विभाजित होता था। मतलब इमेजिन करिए, पूरे किसानों की पैदावार 1600 लोगों में बांटी जाती थी, जो बड़े मनसबदार थे। सही में। और ये जो मनसबदार थे और जो बादशाह था, वो सारा मिलाकर इस आय का लगभग 60% एक सेना खड़ी रखने करने में खर्च करता था, रक्षा बजट था। लेकिन भारत में तो उस टाइम विदेशी आक्रमणों का कोई खतरा नहीं था, तो ये इतनी विशाल सेना किसके लिए? यहाँ के जो लोग थे, लोकल्स, लोग को उनको कंट्रोल में रखना। दमन रखना। अच्छा, और क्या चीज़ें थी जो आपने उस वक्त इंक्लूड की जो हमें पढ़नी पड़ी? अच्छा नहीं, नहीं, अच्छा हुआ पढ़नी पड़ी। नहीं, सिख गुरुज। जी, अच्छा, वो उस काल में ही आया। तो सिख गुरुज के बारे में ये है कि नानक के टाइम बाबर आए और गुरु गोविंद सिंह के टाइम अकबर, सॉरी औरंगजेब। तो ये गुरुओं का और मुगल बादशाहों का क्रम ऑलमोस्ट सेम है। तो मुगलों ने सिख गुरुओं के साथ क्या किया?
अब इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जहांगीर जो थे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि गुरु अर्जन के मैंने ऑर्डर दिए। और जो मेरे पहले की जो पुस्तक थी उसमें कुछ खास जिक्र नहीं था, और सिर्फ ये था डेथ ऑफ गुरु अर्जन बाय जहांगीर। अब आप बताइए, आप यू नो वी आर सो मच ओल्डर देन 17, 15, 16 साल का बच्चा, वो क्या समझेगा डेथ बाय जहांगीर? डेथ बाय जहांगीर का क्या मतलब? कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह तो डिकोड करना है, क्या मारा था, मरवाया था, क्या डेथ किलिंग भी नहीं है, तो टीचर भी नहीं डिकोड करेंगे। टीचर को भी शायद आप चाहती थी पता चले। ठीक है। एंड दूसरी बात यह है दैट जो भी मैंने पुस्तकें लिखी हैं, चाहे टेक्स्ट बुक लिखी हो, मेरे को किसी ने ये नहीं कहा कि आपने ये मोड़ तोड़ के लिखा है, डिस्टॉर्ट करके लिखा है, और यू हैव डन इनजस्टिस।